नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज अपन को बर्नर का उपसंहरणिता का सिद्धांत पढ़ना है। इसके पहले भी अपन ने इस चैप्टर से बहुत सारी चीज़ें अपन ने कवर कर ली हैं, ठीक है। और आज अपन को जो आपके है ना संकुल यौगिक होते हैं, ठीक है, तो उनसे संबंधित अपन को बर्नर का उपसंहरणित सिद्धांत पढ़ना है। इसके आगे अपन और भी सिद्धांत पढ़ेंगे, और भी सिद्धांत है, ठीक है। लेकिन जो सबसे पहला जो सिद्धांत है वो अल्फ्रेड बर्नर ने दिया था, ठीक है ना। उसके बाद फिर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी है ना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, ये भी है ना। और सारी की सारी क्या है, संकुल जो यौगिक होते हैं, ठीक है, तो उनकी संरचना को समझाने के लिए है ना ये प्रयास किए गए थे, और उसी से संबंधित एक सिद्धांत है, ठीक है। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है बर्नर का, ठीक है। तो इन्होंने जो सिद्धांत है ये 1893 में प्रस्तुत किया था, ठीक है ना। और इसके आधार पर उन्होंने क्या है कि जो आपके उपसहसंयोजी यौगिक होते हैं, है ना, या संकुल यौगिक हैं, तो उनकी संरचना समझाने के लिए उन्होंने है ना ये सिद्धांत दिया था, ठीक है ना। तो इससे सिद्धांत से पता चलेगा है ना कि उसमें जो बैलेंस है वो कितने प्रकार की होती है, ठीक है ना। और मान के चलिए कौन सी आयनिक होगी, कौन सी है ना कैटायनिक होगी, ठीक है ना। कौन सी बैलेंसी है ऑक्सीकरण अवस्था से संतुष्ट मतलब है प्रदर्शित करती है, और कौन सी बैलेंसी क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर या ऑब्सेशन नंबर होता है, ठीक है ना, वो प्रदर्शित करती है, ठीक है ना। इसके अलावा इसकी संरचना के बारे में भी अपन को जानकारी प्राप्त होगी, ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि सिद्धांत कब और है ना किस लिए किसने दिया था, ठीक है। तो सबसे पहले जो सिद्धांत है, ठीक है ना, ये सिद्धांत का जो प्रतिपादन है ये किया था अल्फ्रेड बर्नर ने, ठीक है ना। किसने किया था? अल्फ्रेड बर्नर ने, ठीक है। अल्फ्रेड बर्नर ने, है ना, कब? सन 1893 में, सन 1893 में, ठीक है। जो अल्फ्रेड बर्नर थे, ठीक है ना, सन 1893 में संकुल यौगिकों या उपसहसंयोजी यौगिक भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है। संकुल यौगिक लिख सकते हैं या फिर है ना उपसहसंयोजी यौगिक भी है ना लिख सकते हैं अपन। 93 में अपने प्रयोगों के आधार पर, प्रयोगों के आधार पर, प्रयोगों के आधार पर उपसहसंयोजी यौगिकों की संरचना को, उपसहसंयोजी आधार पर उपसहसंयोजी उपसहसंयोजी यौगिकों की, उपसहसंयोजी यौगिकों की संरचना को समझाने के लिए, संरचना को समझाने के लिए एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, समझाने के लिए एक सिद्धांत का, एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, प्रतिपादन किया, ठीक है। एक सिद्धांत का क्या है, उन्होंने प्रतिपादन किया था, जिसे जिसे बर्नर का, जिसे बर्नर का उपसहसंयोजी, जिसे बर्नर का उपसहसंयोजकता, उपसहसंयोजकता का, बर्नर का उपसहसंयोजकता का सिद्धांत कहते हैं। बर्नर का उपसहसंयोजकता का सिद्धांत कहते हैं। उपसहसंयोजकता का सिद्धांत कहते हैं। इसके जो मुख्य बिंदु है वो निम्न प्रकार है, ठीक है। इसके
इसके मुख्य बिंदु निम्न प्रकार है। ठीक है, इसके जो मुख्य बिंदु है वो निम्न प्रकार है। सबसे पहला, इसमें जो भी केंद्रीय धातु आयन होते हैं जो सहसंयोजी यौगिक हैं, ठीक है, तो उसमें जो केंद्रीय धातु आयन होंगे वो आपके संक्रमण धातुएं होती हैं। ठीक है ना, वो क्या होती हैं? संक्रमण धातुएं होती हैं और वो दो प्रकार की संयोजकता दर्शाती हैं। ठीक है ना, तो इसमें अपन लिखेंगे जो आपकी संक्रमण धातुएं हैं, संक्रमण धातुएं दो प्रकार की संयोजकता दर्शाते हैं। ठीक है, दो प्रकार की संयोजकता दर्शाते हैं। दो प्रकार की संयोजकता दर्शाते हैं। एक तो है इसमें प्राथमिक संयोजकता। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन? प्राथमिक संयोजकता। ये जो संयोजकता होती है, ठीक है ना, ये क्या होती है? आयनिक होती है। ठीक है, ये जो संयोजकता है ये कैसी मिलेगी आपको? आयनिक मिलेगी। ठीक है, आयनिक होती है ये। जो प्राथमिक संयोजकता होगी वो कैसी होगी? आयनिक होगी। और जो द्वितीय संयोजकता होती है, जो द्वितीयक संयोजकता होगी ये अनआयनिक रहेगी। द्वितीयक संयोजकता ये अनआयनिक रहती है। द्वितीयक संयोजकता अनआयनिक होती है। ठीक है, ये द्वितीयक संयोजकता क्या होगी? अनायनिक होगी और ये आयनिक होती है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में ये आपसे पूछा जा सकता है कि बर्नर के सिद्धांत के अनुसार, है ना, जो इसकी जो प्राथमिक संयोजकता है वो किस प्रकार की होगी, है ना। तो प्राथमिक संयोजकता आयनिक होती है और द्वितीयक संयोजकता अनआयनिक होती है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट अपन देखेंगे इसमें, दूसरा, है ना, दूसरा इसका जो बिंदु है वो है जो आपकी जो प्राथमिक संयोजकता होगी ये हमेशा क्या है? ऋण आयनों द्वारा संतुष्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे जो प्राथमिक संयोजकता है, प्राथमिक संयोजकता हमेशा ऋण आयनों द्वारा संतुष्ट होती है। ठीक है, ऋण आयनों द्वारा संतुष्ट होती है। ठीक है, जो आपकी जो प्राथमिक संयोजकता होगी, अभी अपन एग्जाम्पल देखेंगे इसमें, ठीक है, उदाहरण भी देखेंगे और इससे संबंधित कुछ अपन प्रायोगिक तथ्य भी देखेंगे या प्रायोगिक सत्यापन भी किया था इन्होंने, है ना, मतलब करके बताया था प्रयोग के द्वारा कि कैसे होती है ना, तो वो भी अपन देखेंगे इसमें। ठीक है, तो ये क्या होती है? जो प्राथमिक संयोजकता होती है आपकी, ठीक है, ऋण आयनों द्वारा संतुष्ट होती है और इससे क्या प्रदर्शित हो, और यह धातु की ऑक्सीकरण संख्या के अनुरूप होती है। ठीक है, इसके अलावा ये क्या है? जो ऋणायन होती है ना, ये क्या प्रदर्शित करता है? ये धातु की ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, यह धातु की ऑक्सीकरण संख्या, ये भी ध्यान रखना है अपन को। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, ये क्या होती है? ऑक्सीकरण संख्या के अनुरूप होती है, ठीक है, तो इसमें ये सभी पॉइंट अपन को ध्यान रखना है। ठीक है ना, क्वेश्चन के तौर पर तो ठीक है, इसमें साथ में क्या है, इनके अलग अलग ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं। ठीक है ना, तो ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि प्राथमिक संयोजकता कैसी होती है, तो आयनिक होती है, और प्राथमिक संयोजकता से क्या प्रदर्शित होता है,
या प्राथमिक संयोजकता क्या प्रदर्शित करती है ना, तो वो प्रदर्शित करती है ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, तो ये भी अपन को ध्यान रखना है कि जो प्राथमिक संयोजकता है ये धातु की ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करती है। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखेंगे अपन, जो इसकी जो द्वितीयक संयोजकता है। ठीक है, द्वितीयक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता द्वितीयक संयोजकता ऋण आयनों, द्वितीयक संयोजकता ऋण आयनों, उदासीन अणुओं, ऋण आयनों, उदासीन अणुओं, अणुओं या फिर समूह लिख सकते हैं अपन। ठीक है, समूह, ठीक है, समूह भी लिख सकते हैं अपन, उदासीन अणुओं, समूहों, और कभी कभी, और कभी कभी, अभी दिखेगा नहीं, इसको इरेज किए दे रहे हैं इस वाले को, और ऊपर लिख रहे हैं अपन। ठीक है, इसको इरेज किए दे रहे हैं, और कभी कभी, ये और कभी कभी धन आयनों द्वारा, और कभी कभी धन आयनों द्वारा संतुष्ट होती है, धन आयनों द्वारा संतुष्ट होती है, और यह धातु की समन्वय संख्या या जिसको अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, जिसको अपन कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, या इसको अपन उपसय संयोजन संख्या भी बोल सकते हैं ना, समन्वय संख्या या फिर उपसय संख्या भी बोल सकते हैं, और धातु की उपसय संख्या के अनुरूप होती है, अनुरूप होती है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक तरह का ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि जो द्वितीय संयोजकता होती है संकुल आयन में, है ना, जो धातु की द्वितीय संयोजकता होती है संक्रमण धातु की, ठीक है ना, उससे क्या प्रदर्शित होता है या किस चीज को वो प्रदर्शित करती है ना, तो वो क्या करती है, धातु की जो संक्रमण धातु है उसके कोऑर्डिनेशन नंबर को प्रदर्शित करती है वो। ठीक है ना, जिसको प्रदर्शित करती है, कोऑर्डिनेशन नंबर को प्रदर्शित करती है। ठीक है, अभी अपन देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, इसके बाद अगला बिंदु है इसमें, इसके बाद अगला पॉइंटर लिखेंगे इसमें, इसकी जो द्वितीयक संयोजकता होती है। ठीक है, इसकी क्या है, जो द्वितीयक संयोजकता होती है, द्वितीयक संयोजकता, ठीक है, जो द्वितीयक संयोजकता होती है इसकी, ये क्या होती है, एक त्रिविम में निश्चित दिशा में होती है। ठीक है, द्वितीयक संयोजकता त्रिविम में निश्चित दिशाओं में व्यवस्थित होती है, निश्चित दिशाओं में व्यवस्थित होती है। ठीक है, निश्चित दिशाओं में व्यवस्थित होती है, और एक यौगिक को क्या है, एक निश्चित ज्यामिति प्रदान करती है, और यह यौगिक को एक निश्चित ज्यामिति, एक निश्चित ज्यामिति प्रदान करती है, एक निश्चित ज्यामिति प्रदान करती है। ठीक है, एक निश्चित ज्यामिति प्रदान करती है। ठीक है, ये कुछ इसके चार मुख्य बिंदु होते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने अभी तो इसको देख लिया है ना, इसको याद भी अपन को होना चाहिए। ठीक है, तो इसको मौखिक रूप से भी अपन इसको रिपीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला इसका जो मुख्य बिंदु है
ठीक है। और सिद्धांत तो पता ही है आपको 1893 में, है ना, अल्फ्रेड बर्नर ने जो उपसहसहयोगी यौगिक होते हैं, है ना, उनकी संरचना को समझाने के लिए प्रस्तुत किया था। ठीक है। और इसके मुख्य बिंदु है ना, तो अपन ने 4 जो मुख्य बिंदु है ना, उसको अपन दोबारा से रिपीट करेंगे। ठीक है। तो पहला बिंदु है आपका, है ना, ये जो संक्रमण धातु है, अधिकांशतः जो भी आपके जो संकुल यौगिक होते हैं उसके में जो, है ना, कि सेंट्रल मेटल एटम या केंद्रीय धातु है, वो आपको क्या मिलेंगे, संक्रमण धातुएं ही आपको उसमें मिलेगी। ठीक है। तो जो संक्रमण धातुएं हैं वो 2 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता कैसी होती है, आयनिक होती है। ठीक है। और जो द्वितीयक संयोजकता है वो अनायनिक होती है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है अब, ठीक है, कि जो प्राथमिक संयोजकता वो हमेशा ऋण आयनों द्वारा संतुष्ट होगी है। ठीक है ना, वो क्या होती है, संतुष्ट, है ना, ऋण आयनों द्वारा संतुष्ट होगी। और इसके अलावा और वो ये क्या प्रदर्शित करती है, ये धातु की ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, जो द्वितीयक संयोजकता है वो आपकी धनायनों द्वारा भी, मतलब कभी कभी धनायनों द्वारा, लेकिन मुख्य रूप से क्या है, ऋणायनों और उदासीन अणुओं द्वारा होगी वो। ठीक है ना, उदासीन और ऋण, है ना, आयनों या समूहों के द्वारा। इसके अलावा क्या है कि वो कभी कभी धनायनों द्वारा भी संतुष्ट हो जाती है। ठीक है ना। और ये क्या है, ये जो धातु है ना, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर को ही प्रदर्शित करती है। कोऑर्डिनेशन नंबर बोल सकते हैं, उपसहसन संख्या बोल सकते हैं, या फिर समन्वय संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, उसको ये प्रदर्शित करती है। इसके अलावा जो चौथा बिंदु है वो है कि जो आपकी द्वितीयक संयोजकता है, ठीक है ना, जो द्वितीयक संयोजकता के जो समूह मतलब होते हैं, ठीक है ना, वो उसको क्या है, संकुल को एक निश्चित ज्यामिति प्रदान करते हैं। ठीक है ना, या द्वितीय संयोजकता के जो भी आपके अणु या समूह रहेंगे वो एक निश्चित, है ना, जो त्रिविम होता है ना, वो एक उसमें एक निश्चित दिशा में व्यवस्थित होते हैं और उसको क्या है, एक निश्चित ज्यामिति प्रदान करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये 4 बिंदु हैं, है ना, बर्नर के उपसहसहयोगिता सिद्धांत के। अब इसके बाद इसके इन्होंने प्रायोगिक सत्यापन भी किया है इसका। ठीक है। इसका क्या है, प्रयोग के द्वारा इसको बताया है कि वास्तव में नियम लागू होता है उन पे कि नहीं होता है। ठीक है। तो अब इसको अरेंज करके अपन एग्जाम्पल देखेंगे, या एक तरह से कहा जाए, है ना, इसका अपन प्रायोगिक सत्यापन देखेंगे।